हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है सबका। आई वेलकम यू ऑल टू योर ओन चैनल स्मार्ट स्टडी एजुकेट्स। बच्चों, आज हम चैप्टर वाई डू वी फॉल इल पे सेकेंड एंड फाइनल लेक्चर लेके आए हैं आपके लिए। और आज का मेन टॉपिक है इन्फेक्शियस डिसीजेस। जी हाँ, इन्फेक्शियस डिसीजेस के बारे में हम थोड़ी सी नॉलेज गेन कर चुके हैं, बट आज हम इनके बारे में डेप्थ में पढ़ेंगे और बहुत सारी बातें डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। What is the meaning of infectious diseases? First of all, these diseases spread rapidly, बहुत तेजी से फैलते हैं from infected person, जिसको ये बीमारी हो, कोई भी डिसीज इन्फेक्शियस हो टू हेल्दी पर्सन, एक हेल्दी पर्सन तक ये बीमारी बहुत तेजी से फैलती है। दीज डिसीजेस आर मेनली कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बहुत छोटे होते हैं और हमें नेक्ड आई से नहीं दिखते। इनको देखने के लिए वी यूज अ माइक्रोस्कोप, एंड ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम पैथोजेंस भी कहते हैं, जो डिसीज कॉज करते हैं, सच एज बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और फंगाई, प्रोटोजोन्स सच एज प्लाज्मोडियम, प्रोटोजोन्स की कैटेगरी में जैसे कि प्लाज्मोडियम आ जाए, मलेरिया कॉज करता है, एसेट्रा। राइट। इन्फेक्शियस डिसीजेस कॉज करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं इन्फेक्शियस एजेंट्स। इन्फेक्शियस एजेंट्स, इन्फेक्शियस एजेंट्स का मतलब होता है वो पैथोजेंस जो बीमारी करते हैं कॉज। इसके अंदर ये सभी एग्जाम्पल्स रिपीट होंगी। बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, प्रोटोजोन्स, ये सभी इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं जो इन्फेक्शियस डिसीजेस कॉज करते हैं। इन्फेक्शियस एजेंट्स, दीज पैथोजेंस, ये जो एजेंट्स होते हैं जिनको हम पैथोजेंस भी कहते हैं, आर स्प्रेड, ये कैसे फैलते हैं फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन। दे आर स्प्रेड यूजिंग वेरियस मीन्स, स्प्रेड बाय वेरियस मीन्स such as through water, air, contact, किसी पर्सन के कांटेक्ट में आने से, एंड वेक्टर्स। वेक्टर्स, व्हाट आर वेक्टर्स? वेक्टर्स ऐसे एनिमल्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं जो अपनी बॉडी में इन पैथोजेंस, इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कैरी कर सकते हैं फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन। आई विल गिव यू एग्जांपल ऑफ वेक्टर्स। Example of vectors is mosquitoes. आपने सुना होगा कि mosquitoes they can carry pathogens of malaria and dengue. So that's a vector, right? तो vectors ऐसे animals या insects होते हैं जो अपनी बॉडी के अंदर पैथोजेंस, जो इन्फेक्शन कॉज करने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनको कैरी कर सकते हैं फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन। राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विच इज एंटीबायोटिक्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटीबायोटिक्स? नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट कर लीजिए। आपने सुना होगा कई बार जब हमें कोई डिसीज होता है छोटा मोटा, तो डॉक्टर्स एंटीबायोटिक्स देते हैं। व्हाट आर एंटीबायोटिक्स? लेट्स सी। एंटीबायोटिक्स का मेन कॉन्सेप्ट है, द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ एंटीबायोटिक्स इज दीज आर केमिकल्स which are usually produced and released by pathogens
और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो एंटीबायोटिक्स ऐसे केमिकल्स होते हैं जो बीमारी पैदा करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या पैथोजेंस ही बनाते हैं और रिलीज करते हैं। इंपॉर्टेंट बात, दीज एंटीबायोटिक्स इन लो कंसेंट्रेशन, कम कंसेंट्रेशन में have the ability to attack or to make weak other pathogens, have the ability to weaken the other similar pathogens and sometimes उन्हीं pathogens को भी weak कर सकते हैं। तो इन एंटीबायोटिक्स के पास ऐसी एबिलिटी होती है कि अगर इनको कम मात्रा में, कम कॉन्सेंट्रेशन में इस्तेमाल किया जाए तो ये मिलते जुलते पैथोजेंस, मिलते जुलते बैक्टीरियाज को वीक कर सकते हैं। और ये वो कैसे करते हैं? आई विल गिव यू एन एग्जांपल फॉर इट। एग्जांपल इज वर्किंग ऑफ एंटीबायोटिक इन बैक्टीरिया। तो एंटीबायोटिक शब्द भी अपने आप में काफी कुछ बताता है। एंटीबायोटिक दो वर्ड्स का बना हुआ है, एंटी एंड बायोटिक। एंटी मीन्स ऑपोजिट, अगेंस्ट और अगेंस्ट, एंड बायोटिक मीन्स लिविंग लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो एक ऐसा केमिकल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट काम करे, हम उसे एंटीबायोटिक कहेंगे। और ये कई तरह के पैथोजेंस भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनको वीक करने का काम करते हैं, उनके अगेंस्ट काम करते हैं। कैसे काम करते हैं आइए देखते हैं। सो बैक्टीरिया के अंदर क्या प्रोसेस रहता है? बैक्टीरिया का एक ग्रोइंग प्रोसेस है। बैक्टीरिया अपने ग्रोइंग प्रोसेस को यूज करता है, इसे हम कहते हैं बायोकेमिकल पाथवे। जी हाँ, जिस रास्ते से, मतलब जिस स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एक इंडिविजुअल में ग्रो करता है, हम उस प्रोसेस को बायोकेमिकल पाथवे कहते हैं। सो बैक्टीरिया का बायोकेमिकल पाथवे क्या होता है? ये बैक्टीरिया का न्यूक्लियस है। सो बैक्टीरिया अपनी एक सेल वॉल बनाता है, सेल वॉल क्रिएट करता है। ये सेल वॉल हमारे जो बॉडी में वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, जो हमारी इम्यून सेल्स होते हैं, हमारी इम्यूनिटी के लिए काम करते हैं, ये सेल वॉल बैक्टीरिया की प्रोटेक्शन करती है इन वाइट ब्लड सेल्स से, ताकि ये बैक्टीरिया को मार ना दे। तो एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं? इन बायोकेमिकल पाथवेज के रास्ते में रुकावट पैदा कर देते हैं। इससे क्या होगा? इससे अगर तो बैक्टीरिया अपनी सेल वॉल बना रहा होगा तो वो सेल वॉल आधी अधूरी ही रह जाएगी, वो बनते बनते बीच में ही रुक जाएगी, और ये वाइट ब्लड सेल्स यहाँ से इस पे अटैक करेंगे और इसको मार डालेंगे। और अगर इसने अपनी सेल वॉल बना ही ली है, अगर इसने अपनी सेल वॉल बना ही ली हुई है, तब ये एंटीबायोटिक्स क्या करेंगे? ये इस सेल वॉल को कमज़ोर करेंगे। तो ये हमारे वाइट ब्लड सेल्स के लिए एडेड एडवांटेज हो जाएगी। पहले एंटीबायोटिक्स ने सेल वॉल को कमज़ोर बना दिया, अब हमारे वाइट ब्लड सेल्स उस सेल वॉल को तोड़ के बैक्टीरिया को मार सकते हैं। सो इस तरह से जब भी आपको डॉक्टर एंटीबायोटिक देता है तो आपको रिलीफ फील होता है, वो बैक्टीरिया के खिलाफ बहुत कारगर होती है। बट अगर यही मैं बात करूं एंटीबायोटिक्स की, वर्किंग ऑफ एंटीबायोटिक्स, ध्यान देना, वर्किंग ऑफ एंटीबायोटिक्स ऑन वायरसेस या ऑन अ वायरस। वायरस एक दूसरी तरह के पैथोजेंस है, ठीक है, जैसे आपने कोरोना वायरस का नाम सुन लिया अब तो। सो मैं आपको बताना चाहूँगा बच्चों, एंटीबायोटिक्स, ध्यान देने वाली बात है, एंटीबायोटिक्स कैन नॉट हार्म वायरसेस। किसी भी वायरस को कोई एंटीबायोटिक नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है, वाई? बिकॉज वायरस do not use the similar biochemical pathways, the similar biochemical pathways like bacteria। बैक्टीरिया की तरह
ये वैसे ही प्रोसेसेस का इस्तेमाल नहीं करते, इनका प्रोसेस डिफरेंट होता है। अब मैं समझाता हूँ कैसे। जो बैक्टीरियाज होते हैं वो आपकी बॉडी के अंदर अगर किसी सेल में ना भी घुसें तो भी लिविंग होते हैं। ध्यान देने वाली बात है, बैक्टीरियाज आर ऑलवेज लिविंग, चाहे वो हमारी बॉडी के बाहर हो चाहे बॉडी के अंदर हो, और जब तक वो किसी सेल के अंदर नहीं गए तब भी वो लिविंग है। बट वायरसेस अगर किसी सेल के, ये सेल है और ये वायरस है, ठीक है, ये हमारा वायरस है, मतलब बीमारी वाला वायरस है, ये वायरस है, ठीक है। सो ये एक वायरस है, करेक्ट। सो ये जो वायरस है ये जब तक सेल के बाहर है ये नॉन लिविंग होता है, इसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहे। बट जैसे ये सेल के अंदर पहुंचता है, यहाँ पे पहुंचेगा ना ये वायरस, जैसे ही ये वायरस यहाँ पहुंचेगा तो ये लिविंग बन जाता है। बड़ी कमाल की बात है, एक वायरस सेल के बाहर नॉन लिविंग होता है, सेल के अंदर लिविंग होता है। और जो ये एंटीबायोटिक्स हैं ये तो लिविंग केमिकल पाथवेज के ऊपर काम करते हैं। बायोकेमिकल मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो हो रहा है। तो वायरस तो सेल के बाहर नॉन लिविंग है, तो एंटीबायोटिक्स वायरस को कुछ नहीं कर पाएंगे, उनके लिए वायरस एग्जिस्ट भी नहीं करता क्योंकि वो नॉन लिविंग सेल की तरह काम कर रहा है। जैसे ये सेल के, हमारी बॉडी के सेल, दिस इज आवर ह्यूमन बॉडी सेल, ह्यूमन सेल, जैसे ये किसी इंसान या किसी भी और ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर घुसेंगे ये एकदम से जिंदा हो जाएंगे। और जब ये अंदर जाके जिंदा होते हैं तो तब हमारे वाइट ब्लड सेल्स या एंटीबायोटिक्स हमारे अपने सेल को तो नुकसान नहीं पहुंचा सकते ना। सोचो अगर इस वायरस को मारना है, ये सेल के अंदर है, तो इसको मारने से पहले हमें सेल की वॉल को तोड़ना पड़ेगा, सेल मेम्ब्रेन को। एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती, सेल मेम्ब्रेन को ब्रेक करना पड़ेगा। और सेल मेम्ब्रेन ब्रेक हो तो क्या होता है, यू ऑल नो दैट, सेल जिंदा नहीं रहेगा। तो सोचिए आप दवाई खा रहे हैं बचने के लिए, आप ऐसी दवाई तो कभी नहीं खाएंगे ना जो आपके ही शरीर के सेल्स को मारे। सेल्स आर दी बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। अगर वही बिल्डिंग ब्लॉक्स को किल करोगे तो हम जिंदा रह पाएंगे क्या? नहीं रह पाएंगे। इसलिए एंटीबायोटिक्स वायरसेस के अगेंस्ट कारगर नहीं है, बट बैक्टीरियाज के अगेंस्ट कारगर है। राइट, नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट डिस्कस करते हैं पेप्टिक अल्सर्स के बारे में। व्हाट आर पेप्टिक अल्सर्स? सी, पेप्टिक अल्सर एक बीमारी है जो ह्यूमंस में पाई जाती है। पेप्टिक अल्सर एक बीमारी है जो इंसानों में पाई जाती है और कई सालों तक इसको ही माना जाता था दैट इनिशियली ये माना जाता था, इट वॉज थॉट दैट द डिसीज ऑफ पेप्टिक अल्सर इज ड्यू टू बैड लाइफस्टाइल, ड्यू टू स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल और स्ट्रेसफुल लिविंग कह लीजिए। कि मतलब पेप्टिक अल्सर उन लोगों को होता है जो बहुत स्ट्रेस में ज़िंदगी जीते हैं। बट इस वजह से पेप्टिक अल्सर्स का इलाज नहीं किया जा रहा था, क्योंकि जब स्ट्रेसफुल ज़िंदगी से कोई बीमारी हो रही है तो इसका मतलब उसकी कोई दवाई नहीं खानी पड़ेगी, आपको अपना रूटीन चेंज करना पड़ेगा। तो लोग रूटीन अपना चेंज इतनी ईजिली तो करते नहीं हैं, इसलिए पेप्टिक अल्सर्स का इलाज पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। बट देन दो ऑस्ट्रेलिया के लोगों ने, जिनके नाम थे रॉबिन वॉरेन एंड बैरी मार्शल, इन्होंने एक पाथ ब्रेकिंग डिस्कवरी की। दे डिड अ पाथ ब्रेकिंग डिस्कवरी, मतलब बहुत बड़ी खोज कर डाली पेप्टिक अल्सर्स के ऊपर। एंड इनकी डिस्कवरी थी that peptic ulcers
आर नॉट कॉज्ड बाय अ स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल, वो स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल से नहीं कॉज होता, बट इट इज कॉज्ड ड्यू टू अ बैक्टीरिया। ये एक बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है जिस बैक्टीरिया का नाम है हेलिकोबैक्टर। इस बैक्टीरिया की वजह से पेप्टिक अल्सर्स की बीमारी होती है। और जब ये डिस्कवरी हो गई तब, क्योंकि ये बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी थी, तो हमारे पास एंटीबायोटिक्स तो ऑलरेडी थे। तब एंटीबायोटिक्स थेरेपी करके, एंटीबायोटिक्स देके किसी भी पर्सन को इस बैक्टीरिया को मार के पेप्टिक अल्सर से मुक्त करा दिया जाता था। तो जो बीमारी के बारे में लोग सोचते थे कि ये सिर्फ लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारी है और इसलिए इसका इलाज दवाइयाँ खा के नहीं हो सकता, एक डिस्कवरी ने सारा उस बीमारी का जो आगे का पाथ था, जो प्रोसेस था, जो उसको ठीक करने का तरीका था, वो बहुत सिंप्लीफाई कर दिया, जिससे बहुत सारे लोगों का भला हुआ, मैनकाइंड का भला हुआ। और इस वजह से इन दोनों ऑस्ट्रेलियंस रॉबिन वॉरेन एंड बैरी मार्शल को 2005 में नोबेल प्राइज ऑफ मेडिसिन मिला। सो दे रिसीव्ड अ नोबेल प्राइज फॉर देयर पाथ ब्रेकिंग डिस्कवरी। इट वॉज डेफिनेटली अ पाथ ब्रेकिंग डिस्कवरी, राइट? नोट कर लिया जाए। अब बच्चों, लेट अस टॉक अबाउट कि इन्फेक्शियस डिसीजेस किन किन मेथड से स्प्रेड हो सकते हैं। सो व्हाट आर द मीन्स ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिसीजेस? सो ब्रॉडली 4 मेथड्स हैं। पहले हैं एयरबॉर्न डिसीजेस। एयरबॉर्न डिसीजेस जैसे नाम बता रहा है, जो वाया एयर स्प्रेड होते हैं। आइए देखते हैं। कॉजेटिव माइक्रोब्स स्प्रेड थ्रू एयर। इनके जो माइक्रोब्स होते हैं वो एयर के थ्रू स्प्रेड होते हैं। लिटिल ड्रॉपलेट्स आर थ्रोन आउट बाय एन इन्फेक्टेड पर्सन ऑन स्नीजिंग और कफिंग। जब किसी पर्सन को कोई एयरबॉर्न डिसीज होता है तो अगर वो छींकते हैं या खांसते हैं तो उससे छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स उनके मुंह से बाहर एयर में स्प्रेड हो जाते हैं, और वो किसी और पर्सन ने अगर ब्रीथ कर लिए, सांस के साथ अंदर खींच लिए, तो उनको भी वो बीमारी हो जाएगी। एग्जाम्पल इज कॉमन कोल्ड, ट्यूबरक्लोसिस एंड जो 2019-20 में बहुत पॉपुलर हुआ कोविड-19, कोरोना वायरस की वजह से। सेकेंड टाइप ऑफ मीन्स ऑफ स्प्रेड इज वाटरबॉर्न डिसीजेस के थ्रू। वाटरबॉर्न डिसीजेस का मतलब है ऐसी बीमारियां जो पानी के थ्रू फैलती हैं। इन दिस माइक्रोब स्प्रेड थ्रू वाटर। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी पर्सन को कॉलरा की बीमारी है, वो इन्फेक्टेड पर्सन है, और उसका जो एक्सक्रीटा है, जो वेस्ट है, वो पानी में मिल जाता है और वो पानी पीने वाले पानी की सप्लाई में डल जाता है, तो जितने भी लोग वो ड्रिंकिंग वाटर यूज़ करेंगे उन सबको कॉलरा हो सकता है। ऐसी बीमारी तब होती है जब कहीं पे साफ पीने की पानी की सप्लाई ना हो। एयरबॉर्न डिसीजेस का खतरा कहाँ ज़्यादा होता है? जहाँ पे बहुत क्राउडेड एरियाज हो या वेंटिलेशन प्रॉपर ना हो वहाँ पे, जैसे कि लिफ्ट हो गई या फिर कोई ऐसा रूम हो गया जिसमें ज़रूरत से ज़्यादा लोग बैठे हुए हैं वहाँ पे। नेक्स्ट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस। ऐसे डिसीजेस जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, जैसे मेल एंड फीमेल के बीच में जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट होता है उसके थ्रू स्प्रेड होते हैं। तो मान लीजिए दोनों पार्टनर्स में से किसी एक को अगर एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़, इसको शॉर्ट फॉर्म में एसटीडी भी कहा जाता है, वो है, तो दूसरे पार्टनर को भी वो डिसीज़ हो जाएगा। ध्यान देने वाली बात एक और, दीज डिसीजेस डू नॉट स्प्रेड बाय कैजुअल फिजिकल कॉन्टैक्ट्स। जैसे कि मान लीजिए एक पर्सन है ए और एक पर्सन है बी। ए को एड्स है जो कि एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है, और ए और बी फ्रेंड्स हैं। तो अगर ये पूरा दिन मिलते हैं, एक दूसरे को हग करते हैं या हाथ मिलाते हैं या साथ में खाना भी खाते हैं, तो भी बी को एड्स नहीं होगा। ये कैजुअल कॉन्टैक्ट्स हैं, सोशल कॉन्टैक्ट्स, इनके थ्रू सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ नहीं फैलते। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ सबसे जो अब कह लीजिए उनका नाम बताता है वो ये है कि वो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू फैलते हैं। बट जैसे एड्स है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये जो सिंड्रोम है, ये जो प्रॉब्लम है, ये ह्यूमन टू ह्यूमन ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी फैलती है। और अगर एक मदर को एड्स है तो मदर से बच्चे को हो सकती है। ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान जब माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है
उससे भी बच्चे में एड्स हो सकता है। एंड द लास्ट मीन्स ऑफ स्प्रेड इज वाया इंसेक्ट्स और एनिमल्स, जिनको हम वेक्टर्स कहते हैं। सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेक्टर? वेक्टर का मतलब होता है कैरियर्स ऑफ इन्फेक्शन। सिंपल, वेक्टर एक ऐसा जानवर होता है जो इन्फेक्शन को कैरी कर सकता है फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन टू द हेल्दी पर्सन। एग्जाम्पल इज मॉस्किटोस। कौन कौन से मॉस्किटोस फेमस हैं? एनोफिलीज, फीमेल एनोफिलीज, ये मलेरिया का वेक्टर होते हैं, या एडीज, ये डेंगू का वेक्टर होते हैं। फ्लाइज, जो मक्खियाँ होती हैं, वो भी वेक्टर्स का काम करती हैं। इनमें ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं 1 मार्क के, कि हाउस फ्लाई कौन सी बीमारी फैलाती है? टाइफॉइड, सीसी फ्लाई स्लीपिंग सिकनेस, एंड सैंड फ्लाई काला अजहर। प्लीज नोट कर लीजिए इसे। अब स्टूडेंट्स, लेट अस डिस्कस अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज। अगर किसी के शरीर में कोई इन्फेक्शियस पैथोजन एंटर कर जाता है तो उसके क्या क्या इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि किस तरह से स्टेप बाय स्टेप काम होता है, बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है वो कैसे एक्टिवेट होता है। तो सबसे पहले हमारा इम्यून सिस्टम बॉडी का अपना एक डिफेंस सिस्टम है जो नेचर ने हमें दिया हुआ है, ताकि हम माइक्रोब्स और उनसे होने वाली बीमारियों से अपने शरीर को बचा सकें। जब कोई भी माइक्रोब हमारे शरीर में दाखिल होता है तो सबसे पहले हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। जैसे इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है तो वो बहुत सारे वाइट ब्लड सेल्स, जिनको आप सोल्जर्स ऑफ द बॉडी कहते हो, वाइट ब्लड सेल्स विच वी कॉल एज सोल्जर्स ऑफ बॉडी, हमारा इम्यून सिस्टम उनको ऑर्डर करता है कि वो उस एरिया में जाएं जहां से इन्फेक्शन एंटर कर रही है बॉडी में, और सारे के सारे या मेजॉरिटी वाइट ब्लड सेल्स उस एरिया में पहुंचते हैं ताकि वो माइक्रोब्स को, पैथोजेंस को मार सकें। इस प्रोसेस को वी कॉल इन्फ्लेमेशन। और इन्फ्लेमेशन जब भी होती है तो इसके 2 तरह के इफेक्ट शरीर में देखने को मिलते हैं। एक है लोकल इफेक्ट जो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में होता है, एंड दूसरा है जर्नल इफेक्ट जो पूरी बॉडी में देखा जाता है। लोकल इफेक्ट्स में आते हैं स्वेलिंग हो जाना या पेन का एहसास होना, एंड जर्नल इफेक्ट्स में आते हैं फीवर हो जाना। मैं इसका एक आपको बहुत बढ़िया एग्जांपल दे सकता हूँ, हालांकि ये एग्जांपल बीमारी से रिलेटेड नहीं है। जब छोटे बच्चों की वैक्सीनेशन होती है, और वैक्सीनेशन का कंसेप्ट आगे हम पढ़ेंगे भी, तब वैक्सीनेशन में माइक्रोब्स का ही यूज़ होता है बच्चों को एक इम्यूनिटी देने के लिए। अब वो माइक्रोब्स बच्चे के शरीर के लिए, उसके इम्यून सिस्टम के लिए नए माइक्रोब्स हैं, तो उनके लिए तो वो फॉरेन ऑब्जेक्ट है, वो तो उन पर अटैक करेंगे ही। तो जब डॉक्टर्स एक बच्चे को टीका लगाते हैं तो होता क्या है कि इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और वो वाइट ब्लड सेल्स को उस रीजन में भेजने लग पड़ता है जहाँ से माइक्रोब्स एंटर हो रहे हैं, और उसकी वजह से बच्चे के कई बार उस टीके वाली जगह पे स्वेलिंग या पेन का एहसास होता है, और कई बार बच्चे को टीका लगने के बाद फीवर भी हो जाता है। तो ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे जब माइक्रोब्स हमारे शरीर में एंटर करते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम कैसे उनका जवाब देता है। इसके अलावा एलर्जी भी एक कंडीशन है जिसमें होता क्या है कि आपकी शरीर की किसी एक पर्टिकुलर चीज़ की तरफ ज़्यादा सेंसिटिविटी होती है, तो उससे हमारा इम्यून सिस्टम कई बार ज़रूरत से ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर देता है। उससे कई बार बुखार हो जाता है, कईयों को एलर्जी से लूज मोशंस लग जाती हैं, कईयों को स्किन की एलर्जी होती है तो उनके स्किन पे दाने दाने निकल आते हैं या किसी और तरह की ट्रबल हो जाती है। तो ये भी हमारे इम्यून सिस्टम या बॉडी के डिफेंस सिस्टम का ही काम है। बेसिकली उसको कई बार किसी एक सब्सटेंस की वजह से ज़्यादा रिएक्ट करने का मौका मिल जाता है और हम उसे एलर्जी कह देते हैं। नाउ आप कहेंगे सर अगर हमारे पास इम्यून सिस्टम ना होता और हम सिर्फ दवाइयाँ खा खा के ही अपने आप को बीमारियों से बचा लेते, क्या ये पॉसिबल था? द आंसर इज नो। मेडिसिन्स अपने आप काम नहीं करती, मेडिसिन्स आपके इम्यून सिस्टम के साथ मिलके काम करती हैं। सो बेसिकली जो किलिंग का प्रोसेस है, जो आपके शरीर में जितने भी माइक्रोब्स एंटर कर रहे हैं उनको खदेड़ने का, उनको मारने का प्रोसेस है, वो हमारे वाइट ब्लड सेल्स के जोन में आता है। और इसी से हम कह सकते हैं कि जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो किसी भी बीमारी की सिविरिटी
मतलब किसी भी बीमारी की सीरियसनेस को कंट्रोल कर सकता है। कैसे? मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अगर किसी के शरीर में लेट्स से कॉमन कोल्ड के सिर्फ 100 माइक्रोब्स हैं और दूसरे पर्सन के शरीर में कॉमन कोल्ड के 1 लाख माइक्रोब्स हैं, तो आप मुझे बताइए कौन सा पर्सन ज़्यादा सिवियरली, ज़्यादा सीरियसली कॉमन कोल्ड से पीड़ित होगा? जिसके शरीर में 1 लाख माइक्रोब्स हैं। और ये नंबर अलग अलग क्यों है? ये नंबर इसलिए अलग हो सकता है क्योंकि पर्सन जिसके शरीर में 1 लाख माइक्रोब्स थे उसका इम्यून सिस्टम वीक है, तो इम्यून सिस्टम बेसिकली माइक्रोब्स को मार ही नहीं पा रहा। पर जिसके शरीर में सिर्फ 100 माइक्रोब्स हैं उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, तो उसने ऑलरेडी कई माइक्रोब्स को मार डाला है। इसका मतलब इम्यून सिस्टम इस बात को कंट्रोल करता है कि किसी के बॉडी में, उस पर्सन की बॉडी में कितने नंबर ऑफ माइक्रोब्स होंगे, मतलब बीमारी पैदा करने वाले कितने जीवाणु होंगे, और इन्हीं का नंबर किसी भी बीमारी की सीरियसनेस को डिफाइन करता है। तो आपको मैं एक और एग्जांपल दे सकता हूँ। जो एड्स है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये बेसिकली इम्यून सिस्टम पे अटैक करता है और ये इम्यून सिस्टम को इतना वीक बना देता है कि अगर कॉमन कोल्ड भी किसी पर्सन को हो जाए जिसको एड्स है और प्रॉपर ट्रीटमेंट ना मिले, तो कॉमन कोल्ड भी निमोनिया में कन्वर्ट हो सकता है और वो निमोनिया उस पर्सन की जान ले लेगा। जबकि अगर वही बंदे को एड्स ना होता तो कॉमन कोल्ड 4-5 दिन में ठीक हो जाता, दवाइयाँ बिना लिए भी 1 हफ्ते में ठीक हो जाता। बट वही कॉमन कोल्ड, क्योंकि इम्यून सिस्टम वीक था, उसके पास माइक्रोब्स को मारने का कोई तरीका नहीं था और माइक्रोब्स का मल्टीप्लिकेशन रेट तो चलता रहता है। वो आज 1 लाख है तो कल को 5 लाख होंगे, उससे अगले दिन 20 लाख हो सकते हैं। तो इसकी वजह से बॉडी अटैक झेल नहीं पाएगी, ज़्यादा बॉडी पे अटैक बढ़ता जाएगा और डिफेंस सिस्टम तो डाउन हो चुका है। तो एक छोटी सी प्रॉब्लम भी जानलेवा साबित हो सकती है। दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ द डिसीजेस ऑन आवर बॉडी। Now, let's move on to the organ specific and tissue specific manifestations. क्या मतलब है इस कॉन्सेप्ट का? देखिए, बात बड़ी सिंपल है। जो भी डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स हैं वो आपके शरीर में किस ऑर्गन या किस टिश्यू पे अटैक करेंगे या कहाँ पे अपना घर बनाएंगे, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि वो आपके शरीर में एंटर कौन से रास्ते से हो रहे हैं। नहीं समझ लगा? आइए मैं एग्जांपल्स के साथ आपको क्लियर करता हूँ। सो पॉइंट ऑफ एंट्री बताती है कि वो कहाँ पे अटैक करेंगे। एग्जांपल समझते हैं। अगर माइक्रोब्स हवा के थ्रू एंटर हो रहे हैं, आपके नाक के थ्रू जा रहे हैं, इसका मतलब है वो सबसे ज़्यादा लाइकली आपके लंग्स को टारगेट करेंगे। ऐसा कौन सी बीमारी में देखा गया है? जो ट्यूबरक्लोसिस का बैक्टीरिया होता है वो ऐसे ही किसी बंदे के शरीर में दाखिल होता है। सी दिस? एक और एग्जांपल देखिए। अगर माइक्रोब्स आपके मुंह के थ्रू एंटर होते हैं तो वो आपकी एलिमेंट्री कैनाल या आपकी स्मॉल या लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जिंदा रह सकते हैं। ऐसा कब देखा गया है? टाइफाइड के केस में जो बैक्टीरिया है वो ऐसे ही बंदे के शरीर में एंटर होता है और वो माइक्रोब लिवर में भी जा सकते हैं। जॉन्डिस ऐसे ही होता है। जॉन्डिस का वायरस माउथ के थ्रू एंटर करता है हमारे एलिमेंट्री कैनाल को और लिवर में जाके जॉन्डिस क्रिएट करता है। और एग्जांपल देखिए, अगर कोई माइक्रोब सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू, सेक्सुअल कांटेक्ट मतलब जेनिटल ऑर्गन्स के थ्रू, जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं मेल एंड फीमेल, उनके थ्रू एंटर करता है किसी शरीर में, तो उसका सबसे पसंदीदा टारगेट होगा शरीर का इम्यून सिस्टम। वो किसी एक जगह पे टारगेट नहीं करेगा, हमारे पूरे शरीर में जो लिम्फेटिक सिस्टम या जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसको अटैक करेगा और हमारे पूरे शरीर को वीक बना देगा, ताकि एक छोटी सी बीमारी भी जैसे कॉमन कोल्ड भी हमारे लिए बहुत बड़ी रूप ले ले। और बच्चों, इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि किसी भी बीमारी का साइन हो या सिम्टम हो, ये उन माइक्रोब्स के पॉइंट ऑफ एंट्री पे डिपेंड करता है, उनकी टारगेट ऑर्गन पे डिपेंड करता है। Signs and symptoms of a disease depend upon the tissue or organ targeted by microbes. For example, अगर किसी बंदे को ट्यूबरक्लोसिस हुआ है तो उसके लंग्स पे इफेक्ट हो रहा है, इसका मतलब उस बंदे को सांस लेने में दिक्कत आएगी, मे बी चेस्ट में पेन फील हो। तो ये एक बहुत बढ़िया साइन है जो डॉक्टर्स बता पाएंगे कि बंदे को टीबी हुआ है।
अगर किसी बंदे को टाइफाइड हुआ है तो ये प्रॉब्लम जो है ये इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम है। ऐसे केस में बंदे को लूज मोशंस लग जाएंगी और कुछ भी वो खाएगा तो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। डॉक्टर्स कैन टेल कि इस बंदे को गट की प्रॉब्लम है, मे बी टाइफाइड हो। जॉन्डिस के केस में तो कुछ भी डाइजेस्ट नहीं होता और पूरी बॉडी येलो पड़ जाती है पिगमेंट्स की वजह से। और पिगमेंट्स का सबसे बड़ा सोर्स हमारे शरीर में जो डाइजेस्टिव आप कह लीजिए एंजाइम्स या डाइजेस्टिव जूसेस हैं, जैसे बाइल जूस, वो कौन बनाता है? वो लिवर बनाता है। लिवर का काम हमारे शरीर में डिटॉक्सिफिकेशन करना भी होता है। तो मे बी डॉक्टर्स बता पाएँ कि अगर बंदे का शरीर पीला पड़ रहा है तो ये किसी पिगमेंट से रिलेटेड बीमारी है, और पिगमेंट्स बैक ट्रेस किए जा सकते हैं लिवर को। अगर किसी पर्सन को कोई सेक्सुअल बीमारी हुई है, जैसे कि एड्स हुआ है या गनोरिया या सिफिलिस, ये सभी एसटीडीज़ हैं, तो फिर डॉक्टर्स जेनिटल्स को देख के बता सकते हैं कि हाँ जी ये सेक्सुअल डिसीज़ है। एड्स के केस में इम्यून सिस्टम का वीक होना, और एचआईवी का टेस्ट, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, उसका टेस्ट भी बता सकता है कि पर्सन को एड्स है। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन की। पहले हम बात करेंगे अगर किसी को इन्फेक्शियस बीमारी हो जाती है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करना चाहिए, इस कैसे होता है। इसका मतलब है प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट तब यूज होते हैं व्हेन इन्फेक्शियस डिसीज हैज़ अकर्ड, जब किसी पर्सन को इन्फेक्शियस डिसीज हो गया है, ऑलरेडी अकर्ड, ऑलरेडी नहीं कहेंगे, अकर्ड, मतलब किसी पर्सन को इन्फेक्शियस डिसीज हो गया है। तो देखिए इसका मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। मान लीजिए किसी पर्सन को कोल्ड है, राइट। सो डॉक्टर के पास जब वो पर्सन जाता है, वो पेशेंट जाता है, तो पेशेंट कहता है कि डॉक्टर साहब मेरे को खांसी आ रही है, ज़ुकाम है, गला भी दर्द हो रहा है, फीवर भी हो रहा है, तो कोल्ड की हेडेक भी है, ये सब कोल्ड के लक्षण हैं, तो मैं अपना काम नहीं कर पा रहा, तो आप प्लीज़ मुझे दवाई दीजिए ताकि मुझे आराम मिले। सो डॉक्टर बेसिकली दो की एरियाज़ में काम करते हैं। पहला की एरिया है कि जो उनका पेशेंट है उसको इमीडिएटली थोड़े से उसके सिम्टम्स को कम कर दिया जाए, मतलब उसको थोड़ा सा आराम मिले, इमीडिएट आराम। तो पहला की एरिया है इमीडिएट प्रोसेस, या आप कह दीजिए जो इमीडिएट एक्शन होता है, और ये एक शॉर्ट टर्म मेथड होता है, प्रिंसिपल है प्रिवेंशन ट्रीटमेंट का, शॉर्ट टर्म। इसमें डॉक्टर आपको ऐसी, अगर आपके गले में बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक दे देंगे जिससे आपके गले का दर्द कुछ देर के लिए कम हो जाएगा। बट ये वाला मेथड सिर्फ सिम्टम्स को कम करता है, जो आपके शरीर में माइक्रोब्स हैं, जो बेसिक कॉज हैं बीमारी का, उसको किल नहीं करता। तो डॉक्टर को साथ में ऐसी मेडिसिन देनी पड़ती हैं जो लॉन्ग रन में आपके शरीर से माइक्रोब्स को ख़त्म कर दें। सो इमीडिएट जो है वो शॉर्ट टर्म प्रिंसिपल है, जिसमें डॉक्टर आपको ऐसी चीज़ें देता है जो आपके शरीर में सिम्टम्स कम कर देती है। और दूसरा प्रिंसिपल जिस पे डॉक्टर्स काम करते हैं वो होता है लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म प्रिंसिपल ये है कि पेशेंट को ऐसी दवाइयाँ दो जिससे उसके शरीर में माइक्रोब्स ही वो ख़त्म हो जाए, जिससे उनको दोबारा बीमारी ना लगे। इसके एग्जांपल देखिए, अगर कोई बैक्टीरियल प्रॉब्लम है तो डॉक्टर्स आपको एंटीबायोटिक्स देंगे। अगर किसी प्लाज्मोडियम या पैरामीशियम की वजह से प्रॉब्लम हुई है तो डॉक्टर आपको उसके लिए मेडिसिन देंगे। और अगर किसी को एचआईवी की इन्फेक्शन है तो वो इन्फेक्शन शरीर में ज़्यादा तेज़ी से फैले नहीं, डॉक्टर इसके लिए ड्रग्स या मेडिसिन पेशेंट को देंगे। सो दो प्रिंसिपल्स हैं ट्रीटमेंट के। पहला प्रिंसिपल है सिर्फ आपके सिम्टम्स को रिड्यूस करना ताकि आपको इमीडिएटली थोड़ा आराम मिल जाए। बट ज़्यादा इफेक्टिव जो प्रोसेस है, प्रिंसिपल है, वो ये है कि जड़ को ही ख़त्म कर देना बीमारी की, और वो माइक्रोब्स होते हैं। उनके लिए काफ़ी टाइम लग सकता है, कुछ दिन से लेके कुछ हफ्ते से लेके ट्यूबरक्लोसिस की मेडिकेशन तो 9 महीने चलती है। सो वो एक लंबा प्रोसेस है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन की। हम ऐसी कौन सी बातों का ध्यान रखें कि बीमारी हो ही ना। पहले मैं आपको बात करना चाहूँगा कि प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट, इन दोनों में क्या फ़र्क होता है। देखिए,
ट्रीटमेंट तब होता है जब किसी पर्सन को बीमारी लग गई है, बट प्रिवेंशन एक एडवांस्ड, मतलब पर्सन पहले से ही अपने आप को इस तरह से चला रहा है कि बीमारी लगे ना. सो दिस हैपन्स व्हेन इन्फेक्शियस डिसीज हैज अकर्ड एंड दिस हैपन्स प्रायर टू steps prior to I'll say escape from infectious disease. ताकि किसी पर्सन को इन्फेक्शियस डिसीज हो ही ना, उसके लिए जो हम प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं वो हैं प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन. एंड मैं आपको एक बात बताऊं, पहले आपने ये सुना होगा, बहुत बड़े बड़े लोग जो हैं वो ये बात करते हैं दैट prevention is always better. Prevention is always better than cure. मतलब कि बीमारी होने के बाद उसको ठीक कर लिया जाए, ये अच्छी बात है, बट उससे भी अच्छी बात है कि बीमारी हो ही ना. अब ऐसा क्यों कहते हैं सब कोई, हमारे बड़े बुजुर्ग भी ऐसा कहते हैं, डॉक्टर्स भी कहते हैं, ऐसा क्यों? इसका बहुत सिंपल सा लॉजिक है. अगर आपको एक बार बीमारी होती है और उसका ट्रीटमेंट चाहे अवेलेबल है, फिर भी वो बीमारी आपके शरीर में कई दिन या कई हफ्ते रह सकती है और उसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स आपके शरीर को भुगतने पड़ेंगे. ऊपर से जो आप मेडिसिन्स खाओगे उस बीमारी से अपने आप को बचाने के लिए, उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी पॉसिबल हैं, एग्जिस्ट करते हो. तो क्या ये पहले नंबर पे बेटर नहीं होगा कि आप इस तरह से चलो कि बीमारी हो ही ना? फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने कोरोना वायरस की इतनी बड़ी एपिडेमिक तो नहीं मैं कहूँगा, पैंडेमिक को हमने दुनिया में देखा कैसे उसने एकदम तरथल्ली मचा दी. तो बजाय कि ये सोचने के कि मेरी उम्र 28 इयर्स है और मैं बाहर जाके घूमूं फिरूं, चाहे मुझे अगर वायरस अपनी चपेट में ले भी ले तो मैं तो ठीक हो जाऊंगा, क्या उससे ये बेटर नहीं है कि मैं पहले ही मास्क डाल के रखूं, अपने हाथ अच्छे से धोता रहूं, सैनिटाइज करता रहूं और सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखूं, जिससे कि मुझे बीमारी पहले नंबर पे हो ही ना? एक तो इससे मेरा बहुत वैल्यूएबल टाइम बचेगा, दूसरा मेरा शरीर पे कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं आएगा, ना बीमारी का ना दवाइयों का जो मैं उसको लड़ने के लिए खाऊंगा, तीसरा मेरी फैमिली उतनी देर तक के लिए टेंशन फ्री रहेगी और हो सकता है कि एक पर्सन की वजह से फैमिली को भी कोरोना हो जाए तो वो भी केस ख़त्म हो जाएगा अगर हम प्रिवेंटिव मेजर्स लेके चलेंगे. तो प्रिवेंटिव मेजर्स हमेशा बेटर होते हैं क्यूरिंग मेजर से. ऑब्वियसली क्योर करना भी ज़रूरी है, हम जान को लॉस नहीं होने दे सकते, बट प्रिवेंशन और भी बढ़िया है. राइट. तो ये है कुछ इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रिवेंशन. अब कह लीजिए, अब बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन. सो बेसिकली देयर आर 2 मेथड्स और 2 प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन. 2 मेथड्स हैं. Journal ways of preventing, I can write over here. These are also methods of prevention. Methods of prevention. हम कैसे बीमारियों से बच सकते हैं. So methods of prevention है journal ways and specific ways. पहले हम journal ways की बात करते हैं. तो सबसे पहले तो आप अपनी हरकतें, अपनी आदतें सुधारिए. जैसे कि अगर आप अपने आप को एयरबॉर्न माइक्रोब से बचाना चाहते हैं, जैसे कोरोना वायरस के केस में हो रहा है, तो भीड़ भाड़ वाली जगहों से दूर रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग कीजिए, मास्क डाल के रखिए. सिंपल. अगर आप खुद को पानी के थ्रू आने वाले माइक्रोब से बचाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? आपको साफ पानी पीना चाहिए और ओपन डेफेकेशन के खिलाफ काम करना चाहिए. ओपन डेफेकेशन हमारे इंडिया की कल्चर की बात करें, खासकर रूरल कल्चर में एक ऐसी समस्या है जिसमें लोग खुले में डेफेकेट करते हैं, मतलब अपना रिलीज करते हैं. तो जो प्राइम मिनिस्टर हैं अभी के, श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भी एक ये मुहिम चलाई कि ओपन डेफेकेशन नहीं होनी चाहिए और इसके लिए उन्होंने जगह जगह सरकार ने टॉयलेट्स बनवाए. तो आप समझ सकते हैं कि अगर ओपन डेफेकेशन नहीं होगा तो हमारे पीने के सोर्सेज भी कंटामिनेट नहीं होंगे. इससे कई बीमारियां जो पानी के थ्रू फैलती हैं वो रोकी जा सकती हैं. एंड अगर आप खुद को किसी इंसेक्ट या किसी जानवर से होने वाली बीमारी से बचाना चाहते हैं, उनके जो थ्रू माइक्रोब्स आते हैं उससे बचाना चाहते हैं, तो बस अपने आसपास का एनवायरनमेंट साफ़ सुथरा रखिए ताकि उसमें कोई भी मॉस्किटोज़ या फ्लाइज पनप ना सकें. बेसिकली ऐसे वेक्टर्स ही जहाँ ऐसे बीमारियाँ फैलाते हैं.
इसी के बाद जर्नल वे में सेकंड कंसेप्ट है स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम। आपका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग हो कि कोई भी बीमारी अगर लगे तो वो आपके शरीर में ज़्यादा दिन टिक ना पाए और इम्यून सिस्टम उसको खदेड़ दे या मार डाले। इसका ये मतलब हुआ कि इम्यून सिस्टम हमारे हेल्थी लाइफस्टाइल पे डिपेंड करेगा। इम्यून सिस्टम हमारी, ये जो नेक्स्ट कंसेप्ट है बैलेंस डाइट, वो भी इसी से रिलेटेड है। आपकी डाइट बैलेंस होनी चाहिए जिससे आपका इम्यून सिस्टम प्रॉपर न्यूट्रिशन लेके अपना काम कर सके। तो ये सारे जर्नल वेज हैं बीमारियों को, इन्फेक्शियस डिसीजेस को प्रिवेंट करने के। अब इसके बाद बारी आती है स्पेसिफिक वेज ऑफ प्रिवेंटिंग इन्फेक्शियस डिसीजेस। कौन कौन से स्पेसिफिक वेज हैं जो मतलब मेडिकल फील्ड में अवेलेबल हैं जिनसे हम बीमारियों को प्रिवेंट कर सकते हैं। ये तो है जो सोसाइटी अपने लेवल पे करती है, ये है जो मेडिकल फील्ड में काम होता है। इसमें मेन कॉन्सेप्ट आता है वैक्सीनेशन का, जिसके ऊपर अभी हम डेप्थ में कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। तो आप इसको तब तक नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स, अब थोड़ी सी डेप्थ में चलते हैं, टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक वेज ऑफ प्रिवेंटिंग इन्फेक्शियस डिसीज। देखिए, अगर हम चाहते हैं कि हम इन्फेक्शियस डिसीज से खुद को बचा सकें तो हमारे पास एकमात्र रास्ता है अपने इम्यून सिस्टम को ताकतवर बनाना, उसको स्ट्रेंथन करना। और इस प्रोसेस को, अपने इम्यून सिस्टम को ताकतवर बनाने के प्रोसेस को हम कहते हैं इम्यूनाइजेशन। और इसका बेसिक प्रिंसिपल ये है कि जब भी हमारे शरीर में कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर करते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और वो वाइट ब्लड सेल्स को रिस्पॉन्ड करता है कि जाओ भैया उस जगह पे जाके उन ऑर्गेनिजम्स को किल करो और शरीर को बचाओ। जब हमारे वाइट ब्लड सेल्स उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ख़त्म कर देते हैं और उसके बाद में हमारा बॉडी सिक्योर हो जाता है तो वो अपनी मेमोरी में उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की अलग अलग तरह की डिटेल्स स्टोर कर लेते हैं। यस, हमारा इम्यून सिस्टम पैथोजेंस के बारे में जानकारी अपने पास स्टोर कर लेता है। बट इसमें एक नुकसान है, जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर होते हैं पहली बार तो वो हमारे शरीर के लिए बिल्कुल नए होते हैं। तब हमारे इम्यून सिस्टम को ज़्यादा टाइम लगता है उनसे लड़के जीतने का। बट ऐसा भी तो पॉसिबल है कि शायद वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ताकतवर हो और हमारा इम्यून सिस्टम उनसे जीत ही ना पाए। तो इससे बचाने के लिए प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन बनाया गया, जिसमें ये कहा गया कि अगर इम्यून सिस्टम के पास ये एबिलिटी है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में जानकारी स्टोर करने की, तो हम एक काम करते हैं, हम पहले ही डेड या फिर वीक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जैसे फॉर एग्जांपल टेटनस बीमारी का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो अगर आप उसकी वीक फॉर्म पहले ही किसी के शरीर में डाल दो तो क्या होगा, इम्यून सिस्टम उससे लड़ेगा, उसको मार डालेगा, क्योंकि वो टेटनस के ऑर्गेनिज्म अभी वीक थे और उनके बारे में अपने पास इंफॉर्मेशन स्टोर कर लेगा। अब जब दोबारा टेटनस के ऑर्गेनिज्म एक्चुअली बाहर से ताकतवर ऑर्गेनिज्म आएंगे तो इम्यून सिस्टम पहले से प्रिपेयर्ड होगा, उसके पास जो मेमोरी में डेटा है वो उस डेटा की मदद से ये पहचान करेगा कि हाँ जी ये वही ऑर्गेनिज्म है जो हमने पहले मारे थे। तो वो पहले से भी ज़्यादा तेज़ी से अपने वाइट ब्लड सेल्स को उस जगह भेज के लड़ाई करवा सकता है और हमारे शरीर को ज़्यादा ताकत के साथ ज़्यादा जल्दी बचा सकता है। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं वैक्सीनेशन, राइट। सो प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन ये है कि हमारे इम्यून सिस्टम के पास एक एबिलिटी होती है मेमोराइज करने की डेटा अबाउट दी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और इसी का यूज़ हम करते हैं वैक्सीनेशन में। वैक्सीनेशन की डिस्कवरी एडवर्ड जेनर ने की थी। ये बेसिकली काउस में एक बीमारी को स्टडी कर रहे थे जिसका नाम है काउपॉक्स। इनफैक्ट वैक्सीनेशन शब्द भी लैटिन में वैक्सा से बना है जिसका मतलब काव होता है और वैक्सीनिया का मतलब काउपॉक्स होता है। एडवर्ड जेनर ने ये पाया कि काउपॉक्स से लड़ने के लिए, काउपॉक्स के खिलाफ अपनी जो काउज हैं उनको बचाने के लिए अगर उनको एक तरह की मेडिसिन, एक तरह के मटेरियल का टीका लगा दिया जाए तो नए सिरे से काउस को काउपॉक्स होगा ही नहीं। और उन्होंने वैक्सीनेशन के कॉन्सेप्ट की डिस्कवरी कर डाली। It is the process of injecting dead or weak microbes in the body in order to develop immunity, मतलब हमारी इम्यूनिटी को डेवलप करना, उसको स्ट्रॉन्ग बनाना,
against a particular disease caused by that microbe. एंड वैक्सीन क्या होती है? जो वैक्सीनेशन प्रोसेस में टीका लगाया जाता है, दैट मटीरियल दैट इज नोन एज वैक्सीन. वैक्सीन इज द प्रिपरेशन ऑफ वीकेंड और किल्ड, या तो कमजोर या मरे हुए इन्फेक्शियस एजेंट्स, मतलब पैथोजेंस, जो बीमारी कॉज करने वाले बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं या प्रोटोजोन्स होते हैं. दे स्टिमुलेट द इम्यून सिस्टम. ये वैक्सीन जो होती है हमारे इम्यून सिस्टम को पहले ही हरकत में ला देती है, स्टिमुलेट कर देती है. टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज. एंटीबॉडीज ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमारा इम्यून सिस्टम बनाता है हमारे पैथोजेंस जो शरीर में एंटर कर गए हैं उनसे लड़ने के लिए. टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज अगेंस्ट पर्टिकुलर डिसीजेस. और जब अगली बार ये डिसीजेस पूरी ताकत के साथ हमारे शरीर में एंटर करेंगे तो ये एंटीबॉडीज़ ऑलरेडी हमारे शरीर में बनी हुई होंगी, इनकी मेमोरी में वो बीमारी होगी, ये उससे पहले भी ज़्यादा विगर के साथ, पहले से भी ज़्यादा तेज़ी के साथ लड़के जीत हासिल करेंगे और हमारे को वो बीमारी नहीं होगी. कुछ फेमस वैक्सीन्स जो अभी बच्चों को दी जाती हैं या जो अवेलेबल हैं वो हैं DPT वैक्सीन, जो 3 बीमारियों से बचाती है, डिप्टीरिया, पर्टूसिस एंड टेटनस. पोलियोमाइलाइटिस से बचाने वाली वैक्सीन है ओरल पोलियो वैक्सीन, जो आप एडवर्टाइजमेंट देखते हो 2 बूंद जिंदगी के. बच्चों में पोलियो की वजह से लेग्स जो होती हैं वो टेढ़ी हो जाती हैं या वो काम नहीं करती, बेसिकली वो काम ही नहीं करती. हेपेटाइटिस B की वैक्सीन है हेपेटाइटिस वैक्सीन, एंड ट्यूबरक्लोसिस की वैक्सीन है BCG. सो ये कुछ फेमस वैक्सीन्स हैं जो चाइल्ड वैक्सीन प्रोग्राम में भी बच्चों को दी जाती हैं. एंड वैसे भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एडल्ट्स में भी किसी की वैक्सीनेशन नहीं हुई तो उनको भी ये वैक्सीनेशन करवा लेनी चाहिए बाय टेकिंग दी प्रिस्क्रिप्शन और टेकिंग द एडवाइस ऑफ अ सूटेबल डॉक्टर, राइट. सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर व्हाई डू वी फॉल इल. आई होप आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे और आपको कई नई बातें पता लगी होंगी. कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय.